नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे, जहां से हमारा प्रश्न बन सकता है और हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके आने के चांस काफी है और टेक्निकली यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, आरबीआई ये चाह रहा है कि इसको 12 सिटी में फर्स्ट फेज में हम क्या करें, इंप्लीमेंट करें। ऐसा आरबीआई ने अनाउंस किया है। तो सबसे पहले पुरानी वाली जो कॉइन बेंडिंग मशीन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें पहले क्या होता था कि अगर आपको कॉइन चाहिए तो आपको इस, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें आपको आपके पास जो करेंसी है, आपके पास जो नोट है, उसमें आपको नोट को इस मशीन में डालना पड़ता था। उसके बदले आपको कॉइन मिलते थे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसमें यूपीआई का कोई रोल नहीं था। इसमें बैंक पासवर्ड पिन कोड का कोई इसमें रॉयल हमको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब आरबीआई ने ये कहा है, क्यों ना हम इस कॉइन वेंडिंग मशीन में क्यूआर कोड के माध्यम से आपको कॉइन देने की सुविधा उपलब्ध करा दें और ये सारा काम कैशलेस होगा। कैसा होगा? कैशलेस होगा। और ये वेंडिंग मशीन है वो आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ऐड हो जाएगी, जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है, जैसा कि वर्तमान में हम यूपीआई के साथ करते हैं, उसके साथ ऐड हो जाएगी। और ये सिस्टम आपको सिस्टम से कॉइन उपलब्ध करा जाएगा। और इस कॉइन आपको प्राप्त करने के लिए आप अपने बैंक का पिन या पासवर्ड वहां पे डालेंगे और आपका बैंक अकाउंट इस क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन से लिंक हो जाएगा। कुल मिला के कहें तो आपको इस करेंसी को इस मशीन में टेंडर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारा काम ऑनलाइन होगा, कैशलेस होगा, आपको कॉइन इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, रॉसे लिमिट चर्चा में है, जो कि एक क्यूआर जो प्लेनेट है, जो कि ड्वार्फ है, उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट में इसको देखा गया। और उसके आउटसाइड में जो रोचे लिमिट है वो सारी चीजें हमको देखी गई। तो सबसे पहले रोचे लिमिट समझते हैं। जैसा कि आप ये क्यूआर जो क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट है, ये आपको रोचे लिमिट देखने को मिलेगी। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। इस रोचे लिमिट के माध्यम से ये कहा गया है कि मान लो, इस बात को समझो कि पहले आपका जो प्लेनेट था स्पेरिकल शेप में था, लेकिन टाइडल फोर्स के कारण आपका जो प्लेनेट बिल्कुल स्पेरिकल में बिल्कुल आपका गोल हो गया, बॉडी में रिफॉर्म आए। डिफॉर्म होने के बाद मतलब कि थोड़ा सा उसका शेप चेंज हुआ। शेप चेंज होने के बाद रोचे लिमिट के कारण, उसके कारण रिंग बनना स्टार्ट हो गई। क्या बनना स्टार्ट हो गई? किसी प्लेनेट के चारों ओर रिंग बनना स्टार्ट हो गई। तो ऐसी ही प्रक्रिया इस क्वार ड्वार्फ प्लैनेट में हमको देखी गई है, जो कि आउटसाइड में है किसके, रॉसे लिमिट के। ठीक है, तो आपसे देख सकते हैं इस रॉसे लिमिट के कारण क्वार जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसके आसपास रिंग जैसी घटनाएं हमको देखने को मिली। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रॉसे लिमिट क्या है, किससे संबंधित है। यहां से प्रश्न बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, तो यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। क्यूपर बेल्ट आपको पता है, तो आपको क्यूआर याद रखना है, क्या है, रॉसे लिमिट याद रखना है। दूसरी बात आप ये समझेंगे, जो क्यूपर बेल्ट है आपको नेपच्यून है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एस्ट्रॉयड देखने को मिलेंगे, आपको प्लेटो देखने को मिलेगा, इधर आपको एरिस देखने को मिलेगा। इसका सीक्वेंस आप याद रखिएगा। और एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है जो कि मार्स और जुपिटर के आस मध्य में आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको सीरस जो एस्ट्रॉयड है वो देखने को मिलेगा। हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, फिर आपको सैटर्न, फिर आपको यूरेनस, फिर आपको नेपच्यून, फिर उसके बाद आपको कुइपर बेल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न अभी हाल ही में अपडेट हुआ है कि सबसे ज्यादा मून किसके हैं, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसको हमने डिस्कस भी किया है। सबसे ज्यादा मून मैं बता देता हूं, चलो जुपिटर के हैं। किसके हो गए? अब जुपिटर के हो गए 92, हाल ही में डिस्कवरी के बाद। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, आरबीआई ने क्या किया है, पेमेंट जो एग्रीगेटर है उनको लाइसेंस दे दिया है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो पेमेंट एग्रीमेंट, सॉरी, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे,
ये क्या है, पेमेंट ऑनलाइन स्पेस में जो पेमेंट होता है, मतलब कि पेमेंट का स्पेस होता है, उसमें इंटरमीडिएटरी फैसिलिटिंग का काम करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, मतलब कि कोई हमारी ई कॉमर्स साइट है या फिर मर्चेंट वाली साइट है, वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कैश में कोई पेमेंट कर रहा है, चेक में, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो उसको पेमेंट के रूप में स्वीकार करने का, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। कस्टमर पूल ट्रांसफर के माध्यम से पेमेंट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब रहता है किसी भी चीज को क्या करना, कंसोलिडेट करना, किसी भी चीज को करना एक साथ लाना। ठीक है, तो पेमेंट से संबंधित काम होता है तो उसको ये क्या करते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर का काम करते हैं, तो इसलिए हमने नाम दे दिया इनको पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट गेटवे क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराते हैं, और ये ऑनलाइन पेमेंट जो ट्रांजैक्शन है उसकी प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। पेमेंट गेटवे किसी भी फंड को हैंडलिंग करने में उनका कोई योगदान, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हमको आरबीआई को किसी को पेमेंट एग्रीगेटर एस्टेब्लिश करना है तो वो उसको कंपनी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, उसकी वर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए मार्च 2021 तक, और 2023 तक उसकी वर्थ 2500 करोड़ होनी चाहिए, 25 करोड़ होनी चाहिए, और वो कस्टमर की ग्रेवेंस रिड्यूसल का काम करते हो, डिस्प्यूट मैनेजमेंट फ्रेंड में काम करते हो, और उनको एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, कस्टमर की ग्रेवेंस है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए ग्रेवेंस एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा, अभी कुछ बैंकों ने क्या किया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट को रिवाइज किया है, वेरियस जो शेड्यूल बैंक हैं उनको रिवाइज किया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड जो लैंडिंग सिस्टम है वो क्या है, इस बात को समझें कि ये क्या है, बेसिक मिनिमम रेट है जिसके नीचे बैंक किसी भी लोन को लैंड नहीं कर सकते, और इसको आरबीआई ने 2016 में लेके आई ताकि बैंकों की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो स्टेब्लिश, उसका ट्रांसमिशन सही से हो, मतलब कि अगर कोई आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो उसका फायदा कस्टमर को भी मिले। ठीक है, और वो लोन को कंज्यूमर तक एक्सपेंसिव वे में ना पहुंचा सके। इससे पहले क्या होता था, बेस रेट होता था, ओनली क्या होता था, बेस रेट। तो आरबीआई ने बेस रेट अभी भी चलता है लेकिन इसको आगे एक्सटेंड करते हुए एमसीएलआर कर दिया, और एमसीएलआर में कुछ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, टेन्योर प्रीमियम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ सीआरआर, तो इन सबको मिलाकर जो बैंक का खर्चा रहता है उसको डिसाइड करते हैं बैंक एमसीएलआर, और इसके माध्यम से कहीं प्रयास किया जाता है कि बैंक अगर कोई लैंडिंग कर रही है, ऐसा तो नहीं कि अपने भाई को कर रही है, अपने परिवार को कर रही है जिससे बैंक को घाटा हो जाए, तो बैंक इससे कम रेट पर लैंडिंग नहीं कर सकते जिससे बैंक की एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, तो इसमें चीजें शामिल हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ये कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, मार्जिनल कॉस्ट, टेन्योर प्रीमियम, ऑपरेशन एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ सीआरआर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, और इससे पहले बेस रेट होता था तो उसमें ये शामिल है, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई यहां से अब यहां तक गया क्योंकि ये बेस रेट के माध्यम से जो कंज्यूमर है, हमारे पीपल है, मतलब कि अगर आरबीआई कोई अगर कुछ काम करती है तो उसमें कुछ समाधान हो जाए और उसका बेनिफिट कस्टमर को मिले, तो इसके लिए आरबीआई एमसीएलआर लेके आई। ठीक है, इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरे, विंडफॉल जो टैक्स चर्चा में है, इससे पहले सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स है उसको बढ़ाया था क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम थे बहुत कम हुए थे तो सरकार ने बढ़ा दिया। अब सरकार ने इस विंडफॉल टैक्स को कट किया है, क्या किया है, कम किया है। तो सबसे पहले बात समझते हैं विंडफॉल टैक्स होता क्या है। मान लो पहले क्रूड ऑयल के दाम मान लो $100 पर बैरल थे, लेकिन कुछ ऐसा चीज हुआ कि $20 पर बैरल हो गए, और पेट्रोल का भी कंज्यूमर को जो मिल रहा है 100 रुपए लीटर ही मिल रहा है पेट्रोल। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे देश में कुछ रिफाइनरी हैं, कुछ रिफाइनरी हैं, उनको सडनली बड़ा प्रॉफिट मिल गया। क्या मिल गया, प्रॉफिट बड़ा मिल गया। तो सरकार क्या करती है, इस प्रॉफिट को कम करने के लिए सरकार कुछ उनसे रेवेन्यू ले लेती है और विंडफॉल टैक्स को बढ़ा देती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए।
मतलब कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है तो सरकार विंडफॉल टैक्स बढ़ा देती है, किसी भी स्थिति में आपको हो सकता है, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को अपने पास ले लेती है, उस रेवेन्यू के द्वारा जो सोशल वर्क सरकार के द्वारा किया जाता है वो कर लेते हैं। तो सरकार ने पहले बढ़ाया था, अब इसको कट कर दिया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा, कम्बलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें कुछ इसको प्रोटेक्ट करने की दिशा में मेजर ले रहे हैं, इसी चर्चा में है, ये आपको देख पा रहे हैं, इधर रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ट्रॉपिकल डेसिडेसिव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और इधर आपको जो कि शेषाचलम जो हिल्स है उधर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी, तो आपको केवल इसकी लोकेशन याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। दूसरा, ओमरगस खानदेश चर्चा में है, इसको डिस्कवर किया गया है इंडिया में। ये क्या बीटल स्पीसीज है जिसको इंडिया में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया है, ऐसा न्यूजीलैंड के एक जर्नल में जो जोटेक्सा है उसमें दिखाया गया। ठीक है, और एक ट्रोजिडिए फैमिली से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, इसको कभी कभी केराटिन बीटल भी हम बोल देते हैं, तो इस शब्द को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है, बीटल की स्पीसीज है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसरी चर्चा में है, सीसीआई से संबंधित बात है, केवल हम इतना समझेंगे डॉक्टर ऑफ नेसेसरी क्या है। इसको सबसे पहले एक जजमेंट आया था पाकिस्तान में 1954 में, उससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन देते हैं जिसमें इलीगल शो होता है तो उसमें डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी का आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जो भी आप डिसीजन देते हैं वो वाइसनेस के आधार पर नहीं होना चाहिए, पक्षपात के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाई भतीजावाद के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, रिट्स और इनविट्स चर्चा में है, रिट्स का आप याद रखेंगे। रिट्स क्या है? रिट्स करते हैं जैसे हमारा रियल एस्टेट का कोई बिजनेस है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम जनरेट करते हैं, एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। और इनविट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित म्यूचुअल फंड है, इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड की तरह। तो सेबी ने कुछ इससे गवर्नेंस से संबंधित नॉर्म रिट्स और इनविट्स से संबंधित जारी किए हैं, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। रिट्स क्या है, इनविट्स क्या है, दोनों म्यूचुअल फंड है, एक रियल एस्टेट से संबंधित है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, थवाइटिस ग्लेशियर चर्चा में है, इसको कभी कभी डूम्स डे भी बोल देते हैं। डूम डेज का मतलब होता है कयामत का, कयामत से संबंधित होता है, कयामत से संबंधित दिन होता है। ये आपको अंटार्कटिका में रीजन में देखने को मिलेगा, इधर आपको वेस्ट अंटार्कटिका में। इसका टेम्परेचर काफी रूप से बढ़ रहा है, तो लोगों को चिंता है, अगर ये मेल्ट डाउन हो गया तो हमारे जो ग्लोबल सी लेवल है उसमें 4% का राइज हमको देखने को मिल सकता है, और काफी बड़ी मात्रा में पानी जो सी लेवल है उसका राइज हो सकता है। कई छोटे छोटे जो आइलैंड है वो खत्म हो सकते हैं, डूब सकते हैं, तो इसलिए चर्चा में था। इसकी लोकेशन से याद रखिए कहाँ है, किससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा इन्फोक्रॉप चर्चा में है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको 2015 में डेवलप किया। क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो हमारी क्रॉप से लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उससे संबंधित बात करते हैं। डायनामिक रियल टाइम स्टिमुलेशन पे काम करते हैं, और इसमें 11 क्रॉप को शामिल किया गया है, इस बात को स्पेशली याद रखेंगे। पैडी है, बीट है, मेज है, सोरगम है, पर्ल मिलेट है, पिगन पी है, चिक पी है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, पोटैटो है, कॉटन है। ठीक है, इससे संबंधित क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। लीबिया चर्चा में है, तो लीबिया आपको इधर देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इधर आपको इधर देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन से सीमा लगती है, इसकी सीमा चड से लगेगी, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया से लगेगी, इधर आपको देखेंगे तो इजिप्ट से लगेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और लैंड लॉक नहीं है, मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है। तो इतना ही याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण चीज है। थैंक यू।